बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोरखा 31 मार्च 2026 को होने वाला एएसएफ एएसआई का पेपर सॉल्व करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स इन द एयरफोर्स इज द हायर। इनमें से कौन सा रैंक जो है वो हायर है, जिसमें विंग कमांडर, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर और जो दूसरे भी ऑप्शन आए हुए थे, तो उसमें तीन ऑप्शन में से एयर कमांडर जो है वो सबसे हाईएस्ट रैंक में है। और अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से देखा जाए कि तो इसका हाईएस्ट रैंक क्या कहलाता है, वो कहलाता है एयर चीफ मार्शल कहलाता है। और ये भी सबसे अहम सवाल है कि हाईएस्ट रैंक इन पाकिस्तान एयरफोर्स वो कौन सा है, एयर चीफ मार्शल है। और फिर पाकिस्तान आर्मी में हाईएस्ट रैंक्स वो कौन सा होता है, वो होता है चीफ मार्शल। चीफ मार्शल, और ये 5 स्टार होता है, याद रखिएगा जी, 5 स्टार जो चीफ मार्शल का ओहदा होता है पाकिस्तान आर्मी में, हाईएस्ट जो रैंक होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स में पीएएफ, पाकिस्तान एयरफोर्स में जो हाईएस्ट रैंक होता है वो एयर चीफ मार्शल होता है जी, एयर चीफ मार्शल। और ये 4 स्टार रैंक है। ये है क्या रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इज अ 4 स्टार रैंक। और पाकिस्तान नेवी की अगर बात की जाए, पाकिस्तान नेवी, उसका जो हाईएस्ट रैंक है वो क्या है, वो है एडमिरल, याद रखिएगा जी। तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के हवाले से जो हाईएस्ट रैंक है वो यहां पर बताए गए हैं। और जो पाकिस्तान नेवी का जो हाईएस्ट रैंक है एडमिरल, ये भी 4 स्टार है, याद रखिएगा, ये 4 स्टार रैंक है। और फिर अगर ये देखा जाए कि करंट पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ मार्शल हैं वो कौन से हैं, सैयद आसिम मुनीर, सैयद आसिम मुनीर साहब, जो कि फील्ड मार्शल हैं। इससे पहले भी जनरल अयूब साहब भी फील्ड मार्शल के ओहदे पर रह चुके हैं। और अगर पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा एयर चीफ मार्शल कौन से हैं, वो जहीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, याद रखिएगा जी, जहीर अहमद बाबर सिद्धू, जहीर अहमद बाबर सिद्धू। और पाकिस्तान नेवी के हवाले से एडमिरल नेवल ऑफ पाकिस्तान कौन से हैं, नवीद अशरफ साहब हैं, एडमिरल नेवल नवीद अशरफ साहब हैं। और पाकिस्तान का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो कौन सा है, वो निशान हैदर है, जो कि मौला अली करमुल्लाह हुआ, जो कि शुजात बहादुरी के हवाले से दिया जाता है। और अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो वो कौन सा है, निशान पाकिस्तान है, याद रखिएगा जी। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है, वो याद रखिएगा, निशान पाकिस्तान है, जो कि सिविलियन और फॉरनर्स को जो है दिया जाता है। और अगर पाकिस्तान मिलिट्री के हवाले से देखा जाए तो हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, वो निशान हैदर है। और निशान हैदर में से सिर्फ एक जो निशान हैदर पाने वाले हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है, बाकी सबका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। राशिद मिनास जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से था। पाकिस्तान आर्मी के हवाले से, पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से, पाकिस्तान नेवी के हवाले से जो मुमकिन रैंक्स के हवाले से सवाल बन सकते हैं वो यहां पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स के जो फील्ड मार्शल, जो एयर चीफ मार्शल और पाकिस्तान नेवी के एडमिरल जो चीफ हैं वो कौन से हैं, वो भी मैंने यहां पर मेंशन कर दिए कि पाकिस्तान आर्मी एयर चीफ मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, एडमिरल नेवी मोहम्मद नवीद अशरफ साहब हैं। और यूं कमीशन के इम्तिहान में ये भी मुमकिन सवाल पूछे जा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पेपर में अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल है, शालीमार गार्डन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, शालीमार बाग जो कि लाहौर में है, ये कब एस्टैब्लिश किया जाता है, 1642 में एस्टैब्लिश किया जाता है। और इसको एस्टैब्लिश करने वाली शख्सियत कौन सी होती है, मुगल हुक्मरान होते हैं, शाहजहां ये तामीर कराते हैं, ये शाहजहां तामीर कराते हैं। और इसके अलावा जो मुगलिया दौर है उसमें आर्किटेक्चर के हवाले से, फन तामीर के हवाले से तो बहुत ही ज्यादा काम हुआ था। और फिर कमीशन के इम्तिहान में अक्सर का ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि शालीमार बाग किसने तामीर किया था, वो शाहजहां ने तामीर किया था। सेम इज द केस के ताजमहल, दिल्ली मस्जिद और लाल किला, ताजमहल, दिल्ली मस्जिद
जामिया मस्जिद और लाल किला, रेड फोर्ट, ये किसने तामीर कराए थे? ये सारे के सारे जो उस वक्त के मुगल हुक्मरान है शाहजहां ने तामीर कराए थे। फिर बादशाही मस्जिद किसने तामीर कराई थी? वो औरंगजेब ने तामीर कराई थी, याद रखिएगा। कि बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, अल्लामा इकबाल भी यहां पर जाया करते थे कि बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, ये किसने तामीर कराई थी? याद रखिएगा, ये औरंगजेब ने तामीर कराई थी। बादशाही मस्जिद जो कि लाहौर में है, ये औरंगजेब साहब ने तामीर कराई थी। तो यूं डिफरेंट जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं मुख्तलिफ रूलर्स, मुगल जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से, तो ताजमहल, दिल्ली मस्जिद, लाल किला, रेड फोर्ट, ये किसने तामीर कराया था? ये शाहजहां ने तामीर कराया था। जो लाहौर में बादशाही मस्जिद है वो किसने तामीर कराई थी? वो औरंगजेब ने तामीर कराई थी। और इसी तरह से लाहौर फोर्ट, ये भी सवाल मोस्ट रिपीटेड है कि ये किसने तामीर कराया था? अकबर ने तामीर कराया था, याद रखिएगा जी। किला लाहौर, आगरा, ये किसने तामीर कराए थे? ये बादशाह अकबर ने तामीर कराए थे। तो यूँ जो मुग़ल एक एरा है, उसमें मुख्तलिफ तामीरात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है। तो शाहजहां ने कौन कौन से जो हैं मोनूमेंट्स तामीर कराए थे, जिनमें शामिल हैं ताजमहल, दिल्ली मस्जिद, लाल किला, और लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है वो किसने तामीर कराया था? वो औरंगज़ेब ने तामीर कराया था। और फिर किला लाहौर और इसी तरह से आगरा किला किसने तामीर कराया था? वो अकबर ने तामीर कराया था। फतेहपुरी सिकरी, ये भी अकबर ने ही तामीर किया था। फतेहपुरी सिकरी, ये किसने तामीर कराया था? ये भी अकबर ने ही तामीर कराया था। और ये भी सबसे ज़्यादा अहम सवाल है कि जो मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद है वो किसने रखी थी? ज़हीरुद्दीन बाबर ने मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। तो ये मुग़लिया सल्तनत के हवाले से और हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ मैंने डिस्कस कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय द वायरस? जो कि वायरस की वजह से नहीं होती, वो कॉलरा की बीमारी है, हैजा जो होता है। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो ओवरऑल इजलास होता है वो कहाँ पे होता है? वो हैगो में होता है। उसके बाद है कि हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज नोन एज, जो सूरज से जो शुआएं आती हैं, ज़मीन तक जो हीट पहुंचती है, वो किस शक्ल में पहुंचती है? वो सोलर रेडिएशन की शक्ल में पहुंचती है। और अगर लाइट के हवाले से देखा जाए, लाइट साइंस के हवाले से, फिजिक्स के हवाले से, तो ये डुअल नेचर शो करती है। ये डुअल नेचर शो करती है। और वो डुअल नेचर किस हवाले से? कि ये वेव नेचर भी है और ये पार्टिकल नेचर भी है, याद रखिएगा जी। ये वेव नेचर भी है और ये पार्टिकल नेचर भी ये रखती है। पार्टिकल मीन इसका अपना मोमेंटम भी होता है। तो मुख्तलिफ जो है जो हीट ट्रांसफ़र के डिफरेंट सोर्स हैं, जिसमें रेडिएशन है, जिसमें कंडक्शन है, जिसमें कन्वेक्शन है। कंडक्शन उस वक्त होता है जब डायरेक्ट कंटैक्ट होता है। कंडक्शन मीन डायरेक्ट कंटैक्ट ऑफ द बॉडी। कंडक्शन मीन ट्रांसफर ऑफ हीट बाय डायरेक्ट कंटैक्ट, ट्रांसफर ऑफ हीट वाया डायरेक्ट कंटैक्ट, वाया डायरेक्ट कंटैक्ट। जैसे किसी गर्म चीज़ को डायरेक्ट हाथ लगा देना, वो क्या कहलाता है? वो कंडक्शन कहलाता है। और सेम इज़ द केस कि जो रेडिएशंस के थ्रू जो हीट आती है, जैसे सूरज से आ रही है, उसको क्या नाम दिया जाता है? वो सोलर रेडिएशंस के थ्रू हीट आती है। उसके बाद देखिए सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज़, अर्थ का सर्कमफेरेंस कितना है? वो 40075 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और सर्कमफेरेंस जो होता है, ये किसी भी सर्कल के इर्द गिर्द जो बाहर वाला एरिया है, ये सर्कमफेरेंस कहलाता है, याद रखिएगा। और फिर पाई की वैल्यू, अक्सर औक़ात ये सवाल पूछा जाता है कि पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। अब फिर पाई का फार्मूला क्या होता है? एक दो कमीशन के इम्तिहान में ये भी पूछा हुआ था। तो पाई का फार्मूला याद रखिएगा कि सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर, याद रखिएगा जी, कि पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ओवर डायमीटर, C/D भी कह सकते हो जी। तो कोई भी गोल चीज़, लेकिन प्योर वो गोल हो, चाहे वो बहुत बड़ी हो या चाहे एक बोतल का ढक्कन ही क्यों ना हो, तो अगर उसके सर्कमफेरेंस, इट मीन्स ये बोतल का ढक्कन और इसका जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस ओवर जो डायमीटर है,
अगर वो निकालोगे तो वो क्या पाई की वैल्यू निकल आएगी, विच विल बी नियर अबाउट 3.14, 3.1, तो तकरीबन इसके बराबर ये निकल आएगी। और फिर ये सवाल भी मैथ के हवाले से अक्सर का पूछा जाता है कि टोटल एंगल इन सर्कल, सर्कल के अंदर टोटल एंगल्स कितने होते हैं। याद रखिएगा एक सर्कल के अंदर 360 एंगल होते हैं टोटल। सर्कल है 90 90 90, सो 90 90 90 एंड 90, सो क्या होता है ये 360 के बराबर होता है। और फिर ये सवाल आता है कि 1 पाई कितने एंगल के बराबर होता है। 1 पाई 180 एंगल के बराबर है, याद रखिएगा जी। 1 पाई इज इक्वल टू 180 एंगल्स। इसीलिए जब भी सर्कल की बात आती है तो बात की जाती है 2 पाई आर सरकमफेरेंस। इसी तरह से जो भी फॉर्मूला निकाला जाता है तो 2 पाई, सो 2 पाई मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 180, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 180 दैट इज इक्वल टू 360। तो एक सर्कल के अंदर टोटल एंगल्स कितने होते हैं वो याद रखिएगा 360 होते हैं। उसके माने कि बेनिफिटेड अ ग्रेट डील फ्रॉम टेकिंग दैट ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स। सो इसमें प्रपोजिशंस के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्विम इज टू फिश एज वॉक इज, चूंकि वॉक मैन करता है तो ये एक एनालॉजी के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था। उसके बाद देखिए हेयर ब्रेथ स्कैप, इसका मतलब है कि बाल बाल बच जाना, बड़ी मुश्किल से बच, अ नैरो स्कैप बाल बाल बच जाना जी। उसके बाद देखिए चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इडियम्स मीन द ऑर्नामेंट्स ऑफ द लैंग्वेज। एडियम्स फॉर जैसे हम नाम देते हैं कि बेड ऑफ रोजेज मतलब फूलों की सेज, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज की हर वक्त खुशियाँ मिलती रहें। बेड ऑफ थॉर्न्स, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ थॉर्न्स की हर वक्त जो है वो रंज अलम तकालीफ मुसीबत कर भी मिलते रहें। सेम इज़ द केस के टू फेस द म्यूज़िक मतलब तनकीद का सामना करना पड़ा। और इसी तरह से गाला डे मीन कि बढ़ती खुशी का दिन, जैसे इंडिपेंडेंस डे इज़ गाला डे फॉर ऑल ऑफ अस। तो ये क्या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर भी इडियम्स के हवाले से सवाल पूछा हुआ। आर्म्स लेंथ मतलब है कि फासले पर किसी को रखना जी। उसके बाद है कि गेस द क्लोजेस्ट पॉसिबल मीनिंग ऑफ द इडियम कट द मस्टर्ड, इसका मतलब है कि टू कम अप विद एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत के हवाले से ये इडियम्स उसके मीनिंग हैं। इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था इडियम्स के हवाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है medieval kingdoms did not become constitutional republics overall, rather the change was gradual। आहिस्ता आहिस्ता से ये चेंजिंग आई थी। बात का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हवाले से भी इंग्लिश में सवाल पूछे जाते हैं, लाइक एवोल्यूशन इट मीन्स द ग्रेजुअल चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो यहाँ पर भी क्या है, द राइट ऑप्शन दैट इज ग्रेजुअल। उसके बाद आई कैन नॉट खारिजगा फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट द केस डाइवल्ज होता है। उसके बाद द फैक्ट्री वॉज इन आ which conditions needed restoration work to be initiated, वो dilapidated होता है जी। उसके बाद कि benefited a great deal from taking, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, from आता है। तो ये क्या है, इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछे हुए थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास है that is the old lady almost encountered death but to everyone's surprise she survived, लेकिन हर किसी के लिए हैरत की बात थी कि वो बच भी गई थी। और उसके माने कि विच इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द क्राक्रम एंड द सेकंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड्स नॉन पोलर, वो कौन सा है, वो सियाचिन ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में, कुछ हिस्सा चाइना के साथ भी वो लिंक्ड है। उसके माने कि फ्रॉम कराची फर्दस्ट पॉइंट ऑन द कोस्टल हाईवे, वो कौन सा है, वो जिवानी है। उसके बाद देखिए मंचर क्या है, बेसिकली ये एक झील है, लैक है, जो कि पेपर में ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, सो इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस सही था। एक्चुअली ये क्या है, एक लैक है। उसके बाद कि लोअरी पास कनेक्ट्स किन को कनेक्ट करता है, ये दीर को चित्राल के साथ कनेक्ट करता है। ये भी जीके के हवाले से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला एंड लॉर्ड क्लाइव। बेसिकली जब इंग्लिश आते हैं उस वक्त तो मुग़ल हुक्मरान जो हैं और जो इनकी सल्तनत है वो तकरीबन आखिरी सांसें ले रही होती है, तो बंगाल के ऊपर भी कब्ज़ा करना शुरू करते हैं। तो फिर बंगाल के जो नवाब हैं सिराजुद्दौला वो उनके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हैं। तो उस वक्त जो है प्लासी की जंग लड़ी जाती है, किसके दरमियान, वो नवाब सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के दरमियान ये लड़ी जाती है। नेम द मुगल एम्परर हुज रेवेन्यू मिनिस्टर वाज टोडरमल, वो अकबर
ही उस वक्त एक मुगल हुक्मरान थे। बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू टू प्रोविंसेस 1905 बाई लॉर्ड कर्सन, लेकिन बाद में हिंदुओं की हरदर्मी की वजह से इसको भी बाद में 1911 में मनसूख कर दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान टेस्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट 28 में 1998 को पाकिस्तान ने टेस्ट किए थे, चागी के मुकाम पर ये टेस्ट किए थे। और उस वक्त जो है पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर एक न्यूक्लियर स्टेट के तौर पर भी सामने आया था। और यूं ये सवाल मोस्ट रिपीटेड है कि उस दिन को क्या नाम दिया जाता है। उस दिन को 28 मई को यौम तकबीर कहा जाता है, याद रखिएगा जी। यौम तकबीर डे सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल 28 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। वारिस शाह द ऑथर ऑफ हीर इज़ बरीड इन, वो कहाँ पर दफन है? वो जांडिया शेर खान में दफन है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द नैरो स्ट्रिप ऑफ अफगान टेरिटरी विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान। वो कौन सा है? वाखान कॉरिडोर है जो कि सेपरेट करता है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से। टैंगो टावर इज इन, ये माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान है, एक जो है पहाड़ी है। उसके बाद ऑथर ऑफ कशफुल महजूब, कशफुल महजूब एक रूहानियत सूफीज़्म पर लिखी हुई एक जामे किताब है। और वो किसकी लिखी हुई है? ये दाता गंज बख्श हिजवेरी की लिखी हुई ये किताब है। रूहानियत और सूफीज़्म के हवाले से और शरीयत के हवाले से, शरीयत के तरीक़ों के हवाले से ये एक बहुत ही मशहूर शुराफ़ाक किताब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक कंट्री, वो कौन सा है? युगांडा लैंड लॉक कंट्री है। और लैंड लॉक कंट्री से मुराद है कि जिसकी बाउंड्री जो है, साहिल जो है, वो किसी भी समंदर या किसी भी कोस्टल के साथ ना मिलती जुलती हो। दुनिया में तकरीबन 44 कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जो कि लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ताहिर स्क्वायर इज सिचुएटेड इन, वो कहाँ पे? ये बेसिकली मिस्र में है, और लेकिन मिस्र ये जो ऑप्शन में था यहाँ पे जवाब नहीं था, सो नॉन ऑफ दिस इसका सही जवाब है। उसके बाद है कि बेंगाजी इज अ सिटी इन, ये कहाँ पे है? ये लीबिया में है। उसके बाद है कि रिवर नील ओरिजिनेट्स, वो कहाँ से ओरिजिनेशन होती है? वो लेक विक्टोरिया से उसकी ओरिजिनेशन होती है। उसके बाद है कि ग्रीन विच इज़ लोकेटेड इन, ये बरतानिया इंग्लैंड में ये लोकेटेड है। उसके बाद साइंस के हवाले से सवाल है कि द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इस, जो क्या है? वो हाइडल पावर है। मोस्टली जब पानी के ज़रिए जो है वो एनर्जी पैदा की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, तो वो हाइडल पावर उसका सही जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशियन इस, वो कौन सा है? मैरियाना ट्रेंच उसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। स्विस कैनाल, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, किसको कनेक्ट करती है? मेडिटेरियन सी को रेड सी के साथ ये कनेक्ट करती है। उसके बाद द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल ह्यूमन, एक नॉर्मल ह्यूमन के अंदर कितनी दफ़ा जो नब्ज़ की रफ्तार होती है, धड़कन होती है, वो 72 होती है। साइंस के वाले से ये सवाल पूछा हुआ था। तो ओवरऑल यहाँ जो हार्ट बीट होती है वो डायसिस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर के हवाले से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर हार्ट बीट के हवाले से सवाल पूछा गया था। और हार्ट बीट कब बढ़ती है? जबकि हार्ट एक्टिविटी की जाती है, जब बॉडी नॉर्मल से एमरजेंसी की तरफ जाता है, तो उस वक्त जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली ट्रिगर होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो खुद ब खुद स्टार्ट होता है। और यूं ये साइंस के हवाले से सवाल से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, वो कौन सा है? कैल्शियम फास्फेट उसका मेन कंपोनेंट है। और कैल्शियम मोस्टली जो है वो दूध से हासिल होता है। और यूं इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों और बूढ़ों को क्या दिया जाए? दूध सबसे ज़्यादा दिया जाए, ताकि उनकी जो हड्डियाँ हैं और दांत हैं वो मजबूत हो सकें। ग़ज़वा तबूक वाज हैपेंड, ग़ज़वा तबूक कब होता है? ये 9th हिजरी में होता है। इस्लामियात के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि लॉज अबाउट इनहेरिटेंस, विरासत के हवाले से कानून कब बताए गए थे? जो वो कौन से? वो 3 हिजरी को बताए गए थे, याद रखिएगा जी। उसके आने के व्हाट इज़ मेंट बाई अ लॉज एट्रीब्यूट, अलबारी का मतलब क्या है? मेकर, बनाने वाला। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, अंबिया की सरजमीन किसे कहा जाता है? फ़लस्तीन को कहा जाता है सरजमीन अंबिया। उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन द 6th ईयर ऑफ हिजरी, वो कौन सा है? सुलह हुदैबिया है, जो कि 6 हिजरी को वाक़ होता है। इस्लामियात के हवाले से यह सवाल पूछा हुआ था।
अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल है हमारे पास, income of A is 25% greater than B. How much percent B's income would be more greater than that A? इसका मतलब है कि A की इनकम B से 25% कम है। सपोज हम करते हैं इट मीन्स इनकम ऑफ B इज 100। तो अब जो A की इनकम है, इनकम ऑफ A इज, वो क्या है भाई, B से 25% कम है। तो इसका मतलब B क्या हो गया, 100 है, -25, वो क्या हो गया हमारे पास, 75 हो गया। अब हाउ मच बीज इनकम वुड बी मोर देन दैट ए, तो B की इनकम A से कितने ज्यादा होगी, तो उसके लिए हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है मैथ के हवाले से, वो हमने क्या करना है कि 25, चूंकि 25 ओवर 75 मल्टीप्लाइड बाई, हम क्या करेंगे, वो 100 करेंगे। 1 3 25 3 ज़ा 75, 3 1 ज़ा 1, 3 3 ज़ा 9, फिर 0 3 3 ज़ा 9, तो तकरीबन 33% जो है उसका सही जवाब आएगा कि जो बी की इनकम है इतने परसेंट वो ज़्यादा होगी। उसके बाद देखिए सिंप्लीफाई द इक्वेशन, 5 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2। तो एक जो रूल होता है बोर्ड मास का, अगर ब्रैकेट दी गई है तो सबसे पहले ब्रैकेट का अमल किया जाता है। तो इट मीन्स यहाँ पे ब्रैकेट दी गई है तो सबसे पहले ब्रैकेट का अमल करते हैं जी। 5 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, क्या हो जाएगा, वो भी 6 ही हो जाएगा। अब पहले ये अमल हो गया जी। उसके बाद हमारे पास डिमास का रूल बचता है, मतलब सबसे पहले डिवीजन, फिर हमारे पास क्या आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या आ जाएगी एडिशन, और आखिर में सब्ट्रैक्शन की जाती है। तो अब डिवीजन का अमल रहता है, इट मीन्स 5 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, 1 ही आएगा हमारे पास जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन का अमल हमने करना है क्योंकि डिवीजन तो हो गई। अब 5 + 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या होता है, डेफिनेटली 2 ही होता है। आखिर में एडिशन बचती है, तो 5 + 2 कितना हमारे पास आंसर आएगा, 7 हमारे पास सही जवाब आएगा। तो इसका सही जवाब हमारे पास क्या है, याद रखिएगा 7 इसका सही जवाब है। अगला सवाल हमारे पास है, अ फादर टेल्स हिज सन, आई वाज योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बॉर्न। अब जो आपकी मौजूदा उम्र है, मैं उसके डबल था। इसका मतलब क्या है कि आई वाज योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बॉर्न, इफ फादर्स एज इज 38 ईयर्स नाउ, अगर बाप की उम्र 38 साल है, सन्स एज 5 ईयर्स बैक वाज, तो उसकी उम्र कितनी होगी। तो इस हवाले से अब अगर करंट जो एज है, करंट एज ऑफ फादर, बाप की उम्र कितनी है, 38 साल है। तो बाप कह रहा है भाई, फादर टेलिसन, आई वॉज योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बॉर्न। इसका मतलब है ये जो 38 ईयर्स है, मैं इसको अगर 2 पे डिवाइड कर लूं, 38 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2 19, इसका मतलब है 19 ईयर उसकी उम्र आ जाएगी। अब वो कहता है द सन्स एज 5 ईयर्स बैक, इसका मतलब है 19 साल अब उसकी उम्र है, उसके बेटे की 38 साल उसकी उम्र है, लेकिन उसके बेटे की उम्र 5 साल पहले क्या होगी। अब 19 साल हमारे पास आ गए, बेटे की उम्र के 19 माइनस अगर मैं 5 साल कर दूं, तो मेरे पास कितना जवाब आ जाएगा, 14 ईयर्स उसका सही जवाब आ जाएगा। तो यूं हम मैथमेटिकली भी और कंसेप्चुअली इस तरह के सवालात को आसानी से हल कर सकते हैं। तो उसका सही जवाब क्या है, जो कि यहाँ पर भी ऑप्शन में दिया हुआ था, 14 ईयर्स उसका सही जवाब है।